मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बनाया। मेरे भाई, जो आपसे ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है, उन्हें बताइए कि कांग्रेस ने अक़लियतों को बहुत कुछ दिया है। आज प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, एक पूरी टीम तैयार है जो मुसलसल आपके बीच में आकर के ये कहती है कि आखिर कांग्रेस ने क्या दिया है। उनका जवाब दीजिए, उन्हें बताइए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करिए। एक शिकायत हर जगह जाने पे आती है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अहमियत नहीं दी जाती, उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती। मेरे भाई, मैं दिल्ली में आपका वकील बन के बैठा हूं, आप अपनी शिकायतें लेके आइए, पहले अपने राज्य में लड़िए, फिर शिकायत लेकर के आइए। मुझे अपनी सरकारों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, जहां हमारी सरकारें हैं और जहां सरकारें नहीं हैं, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि मेरा पद रहेगा या नहीं रहेगा। मैं सबसे पहले आपके मसले पर खड़ा नजर आऊंगा, लड़ता नजर आऊंगा। इन 8 महीनों में हमारे डिपार्टमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया, आप मॉब लिंचिंग की बातें करते हैं, देखते हैं कि लोग पीट पीट करके मार दिए जाते हैं। जब हम झारखंड गए, हमने झारखंड का पहला दौरा किया, तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए, हेमंत सोरेन साहब से। तो उन्होंने कहा, इमरान साहब आप आए हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगने आया हूं, बस एक चीज मांगने आया हूं कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड में एक कड़ा कानून बना दीजिए और उसे विधानसभा से पास कर दीजिए। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे आने के 1 महीने के अंदर, लौट के आने के 1 महीने के अंदर झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ ऐसा कानून पास हुआ है कि वो राज्यपाल के यहां से स्वीकृत होकर के आ गया, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी को सड़क पर चलते हुए पीट करके मार सके। हम लोग लड़ रहे हैं, मुसलसल आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी तादाद में यहां खवातीन बैठी हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं अब तक जितने भी राज्यों में गया, सबसे बड़ी तादाद में महिलाएं अगर कहीं दिख रही हैं तो वो मुंबई में नजर आ रही हैं। इस बात के लिए मैं खासतौर से आपको बधाई दूंगा। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया और एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं अभी वर्षा जी के हाथ में देख रहा था कि अभी भी वो बैंड जो है वो लगा हुआ है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का। कांग्रेस ने क्या कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को देंगे, और प्रियंका जी ने दे के दिखाया। और उधर भाजपा क्या कर रही है कि अगर हिजाब पहन के एक बेटी स्कूल में जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसे घेर करके नारा लगाएंगे। नफरत की हर ताकत से मोदी जी की यारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। मुझे अच्छा लग रहा है कि खवातीन आगे आ रही हैं, आपका इस्तकबाल है, मेरे डिपार्टमेंट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं अपने जिलाध्यक्षों का और जो जिलाध्यक्षों के लिए जो प्रभारी लगाए गए हैं, मैं उन तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया इस बात के लिए अदा करूंगा कि आप शानदार काम कर रहे हैं। बीएमसी का इलेक्शन आपके सामने है, जो आपसी सियासी नाइत्तेफाकियां हैं उसे किनारे रखिए और बस एक बात सोचिए कि कांग्रेस का झंडा आगे लेकर के चलना है, क्योंकि कांग्रेस के झंडे में जो 3 रंग है वही इस देश के तिरंगे का भी रंग है। लेकिन भाजपा चाहती है कि उन 3 रंगों को बदल करके सिर्फ एक रंग कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, राहुल गांधी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। और हम सारे लोग यहां मौजूद, स्टेज पर जो मेहमान मौजूद हैं, इन सबके साथ यहां खड़ा होकर के मैं कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। इस लड़ाई में राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इमरान शाना बशाना उनके साथ खड़ा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि मैंने देखा है राहुल गांधी को, राहुल गांधी जी के बारे में बाहर मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन जो एक बार राहुल गांधी से मिल लेता है वो समझता है कि वो कैसे इंसान है और इस देश में सेकुलरिज्म को बचाने की कौन सी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आपने बहुत भाषण सुन लिया है, मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा और एक आध शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज भी हो जाएंगे, मैं ये भी जानता हूं। तो मैं आपके बहुत सब्र का इम्तिहान नहीं लूंगा, एक छोटी सी नज्म सुना दूंगा, क्योंकि आप बहुत वक्त से यहां पर बैठे हुए हैं। आज बहुत ज्यादा भाषण आपने सुना है और मुंबई वालों आप में बहुत सब्र है। मैं किसी भी राज्य में गया
तो मैंने इतने यहां स्टेज पर तो इतने नाम हैं कि उनका नाम लेने में ही कम से कम 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है। तभी असलम भाई कह रहे थे तो मैं असलम भाई से यह बात कह भी रहा था कि अगली बार यह प्रोग्राम 2 दिन रखा जाए, एक दिन सिर्फ नाम लिया जाए और एक दिन सिर्फ भाषण दिया जाए, तभी कार्यक्रम हो सकता है, वरना इतनी बड़ी भीड़ रहती है। लेकिन यही ताकत भी है कांग्रेस पार्टी की कि सारे लोग मिलजुल करके बैठे हैं, लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। मैं पहले तो 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक छोटी सी नज्म आपको सुना दूंगा कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। आप थके तो नहीं है? आप थके तो नहीं है? माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें अगर कर सके तो। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मुंबई वालों, कई बार आया हूं, बहुत कुछ आपने सुना है, बहुत सारी चीजें हैं जो सुनना चाहते हैं, कई सारे लोगों के मैसेजेस हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यकीनन मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, दिल्ली से आ रहा हूं। आप समझ सकते हैं जो 5 राज्यों के नतीजे हैं। जब आपका दिल टूटा हुआ है तो हम कितना टूटा हुआ दिल लेकर के आए होंगे, क्योंकि हमने तो जमीन पे उतर के मेहनत की है। ऐसे ऐसे हालात भी आए कि हम एक दिन एक सभा करके हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ किया हम लोगों ने। अहमद भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था, और जब हम ऊपर टेक ऑफ कर गए तो गेट खुल गया हेलीकॉप्टर का ऊपर। आप अंदाजा लगाइए कि 40 मिनट जो लैंडिंग का टाइम था वो 40 मिनट कैसे गुजरे होंगे। तो हम तो उस महाज से लड़ करके आए हैं, लौट करके आए हैं। यकीनन ये एक मुश्किल दौर है, एक ऐसा दौर है जब सरकार के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, और उस खतरनाक मंसूबे को आप महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की एक चलती फिरती सरकार को किस तरह से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से महाराष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सलाम है महाराष्ट्र वालों, आपको मुंबई वालों, कि दिल्ली में बैठा हुआ चाणक्य कितना भी बड़ा चाणक्य बने, लेकिन उसकी सारी चाणक्य ही मुंबई में आकर के फेल हो जाती है। यहां उनका कोई जादू नहीं चल पाता। आप सारे लोग ये एहसास दिला देते हैं कि नहीं, मुंबई मुंबई है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। मेरे भाई, इस देश को कुल मिलाकर के 4 लोग चला रहे हैं, 4 लोग चला रहे हैं। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, और चारों गुजरात से हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अंबानी जी और अडानी जी की बात कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से हर दिन 80 पैसे प्रतिदिन तेल का दाम बढ़ रहा है, हर दिन 80 पैसे। और मुझे लगता है कि आने वाले 20 दिन तक ये हर दिन 80 पैसे बढ़ता रहेगा। तो ये जो 80-20 का मामला है, शायद इसी की बात योगी जी चुनाव में कर रहे थे कि चुनाव 80-20 का है।
हर दिन 80 पैसा बढ़ता रहेगा तेल का दाम, और जब तक आपका तेल नहीं निचोड़ लेंगे, अपना पूरा हेलीकॉप्टर का खर्चा नहीं वसूल लेंगे, तब तक तेल के दाम इसी तरह वो बढ़ाए रखेंगे। लेकिन लड़ना तो है, क्योंकि खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। आप वो लोग हैं जिनके अजदाद ने, जिनके पुरखों ने आपसे ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है, ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं और हौसले की बात करते हुए एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा, कि वक्त की नब्ज पर हाथ रखे रहो। एक नेता शायद अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से, अपने भाइयों से शायद यही कह सकता है कि वक्त की नब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो, वक्त की नब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो, रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है ये भी बदल जाएगा। यहां बहुत सारे लोग हैं, मेरा ख्याल है, जो उत्तर भारत के होंगे। आप सारे लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम सूबों से आते हैं, मुझे पता है आप उन सूबों के, अपने लोगों के जब हालात देखते होंगे सियासी, तो आपको दुख जरूर होता होगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं और मुंबई में खड़ा होकर के पूरे मुल्क के अकलियत के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं, नफरत एक दिन हार ही जाएंगी, नफरत एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं, दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, वरना कोई अंधेरा निगल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा, ये बुरा वक्त एक रोज टल जाएगा। और आखिरी मिसरे पढ़ता हूं, बहुत देर से आप सारे लोग बैठे हैं, हमें आपसे विदा भी लेना है, कि अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते हुए जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, मुल्क में तुम
बराबर के हकदार हो, कोई चींटी नहीं जो कुचल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा। एक बार फिर से मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।